हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र पढ़ा था, जिसे हमने कहा कि पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की, फिर उसके पश्चात हमने वहाँ बीच में कोई अगर प्लेट रख दी जाए, चालक प्लेट या कुचालक प्लेट रख दी जाए तब क्या होगा, उसके लिए धारिता पढ़ी थी। ठीक है, अब इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जैसे हमने प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। सी के लिए हमने कारक पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था कि सी इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। ठीक है, ये संबंध हमने पढ़ लिया था, जिसे हमने कहा था कि धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हमने कहा कि सी का मान ए पर निर्भर करता है, सी का मान डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी का मान माध्यम पर भी निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है यानी कि एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, या एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है। फिर हमने एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर इन तीनों में संबंध भी पढ़ा था। जो विद्युतशीलता है उसके लिए हमने सापेक्षिक विद्युतशीलता के लिए संबंध पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो अभी लास्ट क्लास में पढ़ा उसमें हमने कहा कि माध्यम के परावैद्युतांक पर भी धारिता निर्भर करती है। परावैद्युतांक पर धारिता निर्भर करती है। तो धारिता का सूत्र क्या आया था? C बराबर C नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू C नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला था। ओके, तो देखो ये जितने भी संबंध हमने पढ़े धारिता के लिए वो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे धारिता से संबंधित क्वेश्चन अपने बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और ख़ास तौर से एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है। ओके, अब जो बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं वो अपने सामान्यतः बनते हैं संधारित्र के संयोजन के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो पहले हम वो टॉपिक डिस्कस करके फिर इनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले हम ले लेते हैं इस सूत्र पर कि C बराबर ए एप्सिलॉन बटा डी होता है, तब क्या होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन तुम्हें दिया गया कि मान लो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, ये अपने पास वैल्यू है। फिर तुम्हें कहा जाए कि जो D है यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 4 mm है। तो बताओ कि धारिता का मान क्या होगा, C की वैल्यू क्या होगी। निर्वात है, ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात है, वहां कोई माध्यम नहीं है, बीच में बिल्कुल खाली है। प्लेटों का क्षेत्रफल तुम्हें दे दिया गया कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी तुम्हें दे दी गई 4 mm है। तो बताना है कि धारिता का मान क्या होगा, C की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो C की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो C के लिए फॉर्मूला E एप्सिलॉन नॉट अपॉन B, ये सूत्र है, फॉर्मूला तो यही है। अब इसमें वैल्यूज तुम्हारे पास सामने रखनी है सीधी, लेकिन ध्यान रखना है कि E की वैल्यू किस में लोगे, क्षेत्रफल लोगे हमेशा मीटर स्क्वायर में, तो 10 गुना 10 की घात कितनी आएगी, -4, क्योंकि देखो सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं, 10 की घात -2, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की घात -4 हो गई। फिर D बराबर 4 mm था, मिलीमीटर, तो घात कितनी गई, -3। mm है, मिलीमीटर है, तो 10 की घात -3। ओके, माइक्रोमीटर 10 की घात -6। अब धारिता के लिए मान दो, एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है, तो A की वैल्यू है 10 × 10⁻⁴ मीन्स 10 की पावर कितनी रह गई, -3। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। B कितना है, 4 गुना 10 की घात -3। बस सॉल्व करते हैं, 10 की घात -3 तो खत्म, 4 का भाग दे दो उसमें, आसान है। कितनी बार जाएगा, 2.21 अप्रॉक्स आ जाएगा, इंटू 10⁻12। ओके, और धारिता का मात्र क्या होता है, फैराड। आप लिखते हैं तो 2.21 × 10⁻12 फैराड, ये अपना आंसर हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि सी के लिए यानी कि धारिता के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना हो
तो वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। ठीक है, चलो आगे चले, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब हमने कहा कि इनका संयोजन कैसे करेंगे, संधारित्रों का श्रेणी समांतर क्या होगा, वो संयोजन कैसे किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलो देखते हैं उनका संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। अब संयोजन में जैसे ये अपने पास हम कहते हैं कि दो प्रकार का है। फर्स्ट एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये दो तरह के संयोजन होते हैं। समांतर क्रम पार्श्व भी बोलते हैं। चलो, तो श्रेणी और समांतर दो तरह के संयोजन है। श्रेणी का मतलब एक लाइन में है, एक लाइन में जुड़े हुए हैं सभी के सभी। जैसे ये संधारित्र है, ये आगे संधारित्र है, ये आगे संधारित्र है, ऐसे जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम होने का मतलब कि दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में, ये दो कॉमन पॉइंट्स, एक संधारित्र जैसे यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो देखो तीनों संधारित्रों की जो प्लेटें हैं, जैसे इसकी ये पहली प्लेट है वो यहाँ जुड़ी है और दूसरी प्लेट है तीनों की यहाँ कॉमन पॉइंट्स पे है, जबकि इनके लिए हर बार पॉइंट अलग है। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से ये श्रेणी क्रम हुआ और ये अपने पास समांतर क्रम हुआ। ठीक है, ये दो तरह का संयोजन होता है। श्रेणी क्रम मतलब एक लाइन में सीधा सा। प्रतिरोध के लिए आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। यहाँ हम प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ेंगे, संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ेंगे, फिर आगे हम प्रेरकत्व के लिए भी पढ़ेंगे, सेलों के लिए भी पढ़ेंगे। ये सारे संयोजन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं संधारित्रों के संयोजन की, जिसमें हमने कहा श्रेणी और समांतर दो प्रकार के। श्रेणी क्रम है तब एक लाइन में जुड़े हैं, समांतर क्रम मतलब दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के मध्य जुड़े हुए हैं। ये अपने पास संयोजन है। अब इस संयोजन में क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक करके हम देखते हैं श्रेणी और समांतर के लिए। पहले श्रेणी को हल करें, इसमें विभव क्या होगा, दायिका क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें देखनी है। चलो, इसकी दायिका मैं मान लेता हूँ C1, इसकी मान लेता हूँ C2, इसकी मान लेता हूँ C3। तीनों को नाम दे दिए गए। यहाँ हम मान लेते हैं कि एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये जिसका विभव कितना है V। अब तीनों अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े, मतलब तीनों के लिए विभव अलग अलग। इसके लिए V1 होगा, इसके लिए V2 होगा और इसके लिए V3 होगा। तीनों का अलग अलग होगा, V1, V2, V3 होगा, अलग अलग होंगे तीनों। ओके, फिर देखो V1, V2, V3 तो हमें मिल गए, लेकिन चार्ज जो है वो एक ही लाइन में है, तो Q की वैल्यू तो सबके लिए एक समान होगी। Q की वैल्यू तो अलग अलग नहीं होगी, यहाँ Q इक्वल होगा सबके लिए, Q इक्वल होगा। तो अब देखो जो टोटल पोटेंशियल है उसको तुम क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हो। ओके, फिर Q इक्वल टू CV से Q बराबर CV, इससे आता है V बराबर Q बटा C। V बराबर क्या आता है, Q बटा C आता है। तो V1, V2, V3 इन सब के मान रख देंगे हम, तो Q बटा C बराबर क्या हो जाएगा, V1 की जगह Q बटा C1, V2 की जगह Q बटा C2 और V3 की जगह Q बटा C3। ओके, अब देखो Q कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, उधर से कॉमन ले लो, तो Q अपॉन C इक्वल क्या होगा, Q इन ब्रैकेट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो Q कैंसिल कर दें तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया बस। 1 अपॉन C इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया। ये फॉर्मूला आ गया। तो देखो इनके
व्युत्क्रम का योग आया है, रेसिप्रोकल एडिशन आया अपने पास 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, रेसिप्रोकल एडिशन हो गया। चलो फिर आगे देखें। फिर अब हम देखते हैं समांतर क्रम के लिए। किसके लिए? समांतर क्रम के लिए देखते हैं। फिर आ जाओ समांतर क्रम में। इस पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चंस करने हैं। फिर आगे अभी हम कह रहे हैं समांतर क्रम। ओके, समांतर क्रम संयोजन हल करना। तो पहले हमने कहा श्रेणी क्रम, अब समांतर क्रम। देखो बेटा, समांतर क्रम करना मतलब हमने पता है अभी कहा कि दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के मध्य जोड़ना है। ये पहला संधारित्र हो गया C1, ये दूसरा हो गया अपने पास C2, ये तीसरा हो गया C3। ये किसी सेल के साथ जोड़ देते हैं, ये ओके, ये जोड़ दिया हमने C1 C2 C3। अब जो विभव है वो विभव तो इन तीनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि जो तीनों संधारित्र है वो दो कॉमन बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, कॉमन पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं। तो वहां हमें इनके लिए विभव अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आवेश है वो अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3, तीनों के लिए अलग अलग होगा। तो जो कुल आवेश है वो हम लिखें तो Q बराबर क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा। ओके, तीनों के लिए अपने पास आवेश आ गया। अब Q का जो मान है वो हमें पता है कि यहाँ Q बराबर होता है CV, ये फॉर्मूला है, Q बराबर CV है। तो Q बराबर CV में Q1 का मान रखें तो क्या होगा? Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर क्या है? C2V, और Q3 बराबर क्या है? C3। तीनों के मान रख दें, तीनों रख दो। फिर हो जाएगा CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3, और V कॉमन ले लो तो CV बराबर V कॉमन लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। तीनों आ गए, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गए। V कैंसिल कर दो तो C बराबर क्या हुआ? C1 प्लस C2 प्लस C3, बस ये हो गया। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब सीधा योग करना है। तो तीनों संधारित्र उन तीनों का सीधा योग करना धारिता होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। तो अब याद रखना हमेशा जब हमें श्रेणी क्रम करना है तब तो क्या करेंगे? व्युत्क्रम योग करेंगे। ओके, और जब हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे तब हमें पता है कि उनका सीधा योग होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। डायरेक्ट ऐड करना है उनको। देखें फिर न्यूमेरिकल्स। चलो ये एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले आराम से पढ़ें। इनके आधारित हमने कहा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल जब आप लोगे तो मान लो कि तुम्हें कहा गया इस तरह से, ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, ये है यहाँ से इस तरह, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ भी है। ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं। ओके, अब ये वाला मान लो कि तुम्हारे पास है 1 फैराड, ये भी 1 फैराड, ये मान लो 2 फैराड, ये भी मान लो 2 फैराड, ये मान लो 1 फैराड, ये मान लो 1 फैराड। ये तुम्हें क्वेश्चन में डाटा दे रखा है। ओके, गिवन है। अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी ये तुम्हें बताना है। देख लो डायग्राम, ए और बी के बीच में जो अलग अलग संधारित्र जुड़े हैं इनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी, इक्विवेलेंट।
वो क्या होगी, वो मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि श्रेणी और समांतर कैसे जुड़ेंगे। अब पहले तो नोटिस करो, डायग्राम को देख के सीधा ऑब्जर्व करो, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो तुम्हें चीजें दिख रही दो, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम। ये आपस में समांतर क्रम है, ये आपस में समांतर क्रम है। समांतर है तो समांतर है तो हमें पता है, समांतर के लिए तो सीधा फॉर्मूला, डायरेक्ट जोड़ दो उनको, ये और ये आपस में सीधे जुड़ जाएंगे, ये और ये आपस में सीधे जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, दोनों को आपस में जोड़ के एक नया संधारित्र बना दो, ये लो, ठीक है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। इन दोनों को जोड़ के एक नया संधारित्र बना दो, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ये बिंदु बी आ गया, ठीक है। ये वाला तो एज इट इज पड़ा है ना, ये वाला भी एज इट इज था। अब ये दोनों आपस जुड़ गए, हमें पता है सीधा जोड़ना, 1 + 1 कितना हुआ, ये हो गया 2 फैराड, ये भी 1 और 1 कितना हो गया, 2 फैराड हो गया, बस। अब ये सारे के सारे एक ही लाइन में हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सारे एक ही लाइन में, मतलब कौन सा क्रम हुआ, तो इनका हुआ श्रेणी क्रम। श्रेणी में मतलब व्युत्क्रम योग करोगे तो 1/c = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, 4 बार है ये, तो 1/c = एलसीएम आएगा 2, 1 + 1 + 1 + 1, 1 प्लस का पॉन नहीं है तो बार बार 1 + 1 + 1 +, ओके, कितना हो गया, तो 1/c = 1 2 3 4/2, मीन्स 1/c = क्या हुआ, 2। क्या अपना आंसर है ये, नहीं, ये 1/c है, अपना आंसर क्या है, c, तो इसका व्युत्क्रम करो तो c = क्या आया, 1/2, व्युत्क्रम कर दिया, ये बस आंसर हो गया, बस डायरेक्ट आ गई अपने पास, डायरेक्ट आ गई 1/2 फैराड, या जिसको हम 0.5 फैराड लिख सकते हैं, c बराबर 1/2 फैराड या 0.5 फैराड लिख सकते हो, बस ये हो जाएगा खत्म, समझ गए, ओके।